वो रितेश जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर था, स्पोक्स पर्सन था, एक ही रात में फैसला बदल गया, रेजिग्नेशन आ गया और सबको हिलाकर कर दिया कि रितेश गुप्ता जी ने, ये कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ सर? क्यों ऐसा आपने स्टेप उठाया? संदीप जी, कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन सुनाना जरूरी है, क्योंकि अखनूर शंप एरिया में आप पार्टी नहीं ज्वाइन करते, आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो। ये बात जरूर है कि मैंने ताराचंद जी के कहने पे पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मैं ताराचंद जी के ग्रुप का नहीं था। यहाँ ग्रुप थे दो, एक भला ग्रुप, एक ताराचंद जी का ग्रुप। तो जो भला ग्रुप था, उन्होंने आते ही मेरे पे ताराचंद जी ग्रुप का ठप्पा लगा दिया कि ये ताराचंद जी का बंदा। उनके साथ बैठता था, ये लोग अगेंस्ट हो जाते थे, इनके साथ बैठता था, वो लोग अगेंस्ट हो जाते थे। मुझे अखनूर शंप कांग्रेस ने कभी अपनाया ही नहीं। मैं तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने आया था। कोई भी पार्टी गलत नहीं होती, भाजपा भी गलत नहीं है, कांग्रेस भी गलत नहीं है, पार्टियां चलाने वाले गलत होते हैं। अखनूर और शंप को जो लोग चला रहे हैं वो गलत हैं। कांग्रेस लीडरशिप को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस है मुझे कि कांग्रेस की लीडरशिप बड़ी वीक है। रमन बला जी, बड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा उनसे, लेकिन रमन बला जी की इंटरफेरेंस यहाँ पे रहती थी। रमन बला जी की शय पे ही ये ग्रुपिज्म को यहाँ बढ़ावा मिला। वो चाहते ही नहीं थे यहाँ पे ग्रुपिज्म खत्म हो। एक ग्रुप उन्होंने क्रिएट कर रखा था। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है यार, आप वहाँ काम करो, आप इधर क्या देख रहे हो? हर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। अब तो ये था कि अपमान सहने की एक हद होती है। पानी गले तक आया, परवाह नहीं की, यहाँ तक आया, परवाह नहीं की। जब नाक के ऊपर हो गया, फिर स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर। पुलिस स्टेशन में जब जेल में गुंडों के साथ डाला जाता है तो वो कहता है कि आप तो नहीं मान रहे कि मैं डॉन नहीं हूं, लेकिन जो अंदर है उनको पता है मैं डॉन नहीं हूं, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे दूसरी जेल में डालिए। इन्होंने मेरी ये हालत कर दी। ना मेरी एक्सेप्टेंस उधर हुई ना उधर हुई। तो मैं तो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस में आया था, मैं इनसे लड़ने थोड़ी आया था। मैं अकेला आदमी था उस वक्त जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, यूटी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करता था, पूरे दमखम से करता था। बड़ी धमकियां मिली, मेरे घर पे 2 बार अटैक भी हुआ। ये चाहते ही नहीं इनके साथ कोई नया बंदा जुड़े, तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? अगर पार्टी को आप ऊपर जाके बताओगे, वो सुनते ही नहीं है। इनसे पूछिए ना, इनकी ब्लॉक कमेटीज कहाँ है इनकी पंचायत लेवल की कमेटीज? कुछ नहीं किया। कोई काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने देते। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा चलो ये कमेटीज की शुरुआत करते हैं, सिटी से शुरू करते हैं। सिटी में एक कमेटी तैयार करवाई, वहां से विरोध हो गया। भाई वो कौन होता है? तो चाहे लाल सिंह हो, चाहे रमन बला हो, चाहे श्यामलाल शर्मा जी हो या ताराचंद जी हो, जो एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गया या स्पीकर बन गया या डिप्टी सीएम बन गया, वो किसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं रहता, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधि। जी अनुभवी हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं शाम के रुझानों को, पब्लिक रिएक्शंस जो आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया इस पर छा रहा है, किस ओर जनता है, आपका क्या नजरिया है? मैं शम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। फिर सारे मैं बताता हूँ, व्यक्ति तौर पे तो आपकी नजर तो सब जगह जाती है ना। ताराचंद जी के साथ मेरे व्यक्तिगत रिलेशन थे, आगे भी रहेंगे। मैं कांग्रेस में रहूं या ना रहूं, ताराचंद जी जीतेंगे, आगे भी डेवलपमेंट कराएंगे, मुझे विश्वास है, पहले भी करेंगे। लाला बंसी जी और कुलदीप जी से ये पूछिए कि 10 साल, 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए, 2024 10 साल हो गए, आपने कितने लोग अपने साथ जोड़े? आपने गुटबाजी को हवा दे रखी थी। कुलदीप जी कोई नया बंदा पार्टी से जुड़ना चाहता है तो ये ठप्पा लगा देते हैं, इनके साथ चला गया तो ठीक है, अगर दूसरी साइड तरफ चला गया तो वो ताराचंद ग्रुप का हो गया। पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए शंभ और अखनूर के, लेकिन हमारे एक सीनियर नेता हैं लाला बंसी जी, वो 3 दिन पहले से अनाउंस उन्होंने कर दिया। अखनूर में AK भगत जी कैंडिडेट हैं और खोड़ में सतीश शर्मा जी हैं जी। और मैंने उनका ब्रेकिंग न्यूज जो है वो अखनूर से देखने को मिली। अखनूर के शंभ के, यानी बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट रूरल मीडिया प्रभारी रितेश गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस की कई ऐसी पुरजोर जो जन विरोधी नीतियां होती थी उनका भी विरोध करते थे। अगर कहीं ना कहीं पार्टी की कुछ पॉलिसीज हैं, अगर इनको सही नहीं लगती थी उसका भी विरोध करते थे, और कहीं ना कहीं पार्टी को डिफेंड करने की बात आती थी तो उसको भी ये डिफेंड जरूर करते थे। ऐसा क्या हो गया रितेश गुप्ता जी ने जो है
वो अपने पद से और प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया। और ये न्यूज जो थी कल रात को सुर्खियां बटोर रही थी। तो हमने कोशिश करी क्यों ना रितेश जी से मिला जाए, उनसे सवाल पूछे जाए, आखिर एकाएक ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन ही छोड़ दिया। पहले तो हम आपको कैमरे पर रितेश जी को दिखाना चाहेंगे, इनका स्वागत भी करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद संदीप जी। जी रितेश जी, सवाल तो बड़े सारे हैं, शुरुआत यहीं से करेंगे। बड़ी सारी लड़ाई चल रही है सभी सियासी पार्टियों के बीच में, लीडरों के बीच में, वर्करों के बीच में, ने जैसे जिक्र भी किया। लेकिन उसके बीच में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, आपको सबको पता है क्या कुछ हो रहा है, कैसी गतिविधियां चल रही हैं। और आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा हुआ था और कई चीजें जो है आप आम लोगों के बीच में स्पष्टीकरण के तौर पे कांग्रेस की तरफ से दिया करते थे। वो रितेश जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर था, स्पोक्स पर्सन था, एक ही रात में फैसला बदल गया, रेजिग्नेशन आ गया और सबको हिलाकर कर दिया कि रितेश गुप्ता जी ने, ये कैसे हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ सर, क्यों ऐसा आपने स्टेप उठाया? संदीप जी, कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन सुनाना जरूरी है क्योंकि जनता सुन रही है जी। सियासत से मेरा रिश्ता लगभग 24 साल पुराना है जी। वैसे तो मैं इनबॉर्न पॉलिटिशियन हूं क्योंकि मेरे दादाजी एक बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन 24 साल पहले मैं सीडो पॉलिटिक्स में था। सियासत में एंट्री बाहर, एंट्री बाहर, शादी हुई, नौकरी, नौकरी की, नौकरी छोड़ी, लेकिन फुल टाइम जो आप कह सकते हैं ना कि जो मैं एक्टिविज्म में आया वो आज से लगभग 6 साल पहले आया। 5 साल तक मैंने एज ए एक्टिविस्ट सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। जब जब सरकार ने गलत नीतियां लाई मैंने पुरजोर विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो बीजेपी थी। कोई भी था। हम पुराने वोटर बीजेपी के ही रहे हैं। वोट मैंने 2014 तक बीजेपी को ही मैंने, मेरे परिवार ने डाले। हमारी बैकग्राउंड बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं की। तो 5 साल मैंने दिए अकेले। जब श्यामलाल शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ी, अखनूर शंब एरिया में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस का तो छोड़िए, ओपोजिशन करने वाला कोई नहीं था। मैं अकेला आदमी था उस वक्त जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, यूटी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करता था, पूरे दमखम से करता था। बड़ी धमकियां मिली, मेरे घर पे 2 बार अटैक भी हुआ। फिर हुआ क्या कि पिछले साल, क्योंकि ये कोइंसिडेंस है कि आज से ठीक 1 साल पहले मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसका कैसे वो पृष्ठभूमि बनी वो मैं आपको बताने लगा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले साल जब युवा राजपूत सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जब वो टोल प्लाजा का विरोध कर रहे थे तो उसको तोड़ने के लिए, तो सरकार ने उनको जब उठा लिया वहां से, तो राजन सिंह हैप्पी और मैं, हम तो क्लास फेलो भी हैं जो युवा राजपूत सभा के पिछले प्रधान रहे हैं। तो उन दिनों मेरी ताराचंद जी के साथ मुलाकात हुई, तो बातें हुई, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो बात ये निकली कि मैं कॉल दूंगा बंद की उन लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में और कांग्रेस समर्थन देगी। तो हमने निर्दोष चौक में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसकी कॉल मैंने दी थी कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा किया जाए, ये गलत है, वो सरोवर टोल प्लाजा तो उठना ही चाहिए। तो उसके बाद ताराचंद जी के साथ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। उन्होंने मुझे कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा भी वही है, जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करना। तो हम क्यों ना एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और मिलकर काम करें। तो ताराचंद जी के कहने पे मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अखनूर शंब एरिया में आप पार्टी नहीं ज्वाइन करते, आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो। ये बात जरूर है कि मैंने ताराचंद जी के कहने पे पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मैं ताराचंद जी के ग्रुप का नहीं था। यहां ग्रुप थे 2, एक भला ग्रुप, एक ताराचंद जी का ग्रुप।
तो जो बल्ला ग्रुप था, उन्होंने आते ही मेरे पे ताराचंद जी ग्रुप का ठप्पा लगा दिया कि ये ताराचंद जी का बंदा है, जबकि मैंने तो ज्वाइन की थी कांग्रेस। और मैं पिछले 1 साल से इसी कोशिश में था कि ये ग्रुपिज्म ना हो। कोई अगर मैं मान लो मैं भल्ला जी का ग्रुप जिसको कहते हैं, वहां वो मुझे बुलाते थे, मैं चला जाता था, क्योंकि मैं तो कांग्रेसी हूँ, वो भी लोग कांग्रेसी थे। तो ताराचंद ग्रुप के जो लोग थे वो कहते थे, देखो जी ये तो भला ग्रुप में चला गया, इस पे विश्वास नहीं करना। उनके साथ बैठता था, ये लोग अगेंस्ट हो जाते थे, इनके साथ बैठता था, वो लोग अगेंस्ट हो जाते थे। मुझे अखनूर शम कांग्रेस ने कभी अपनाया ही नहीं, ये जो सच्चाई है। क्योंकि मैं आया था कांग्रेस का काम करने, इन्होंने ग्रुपिज्म छोड़ा। क्या आपकी हाईकमान के साथ कोई वार्तालाप नहीं थी? बहुत बार हुई। तो उन लोगों को देखते हुए आप टिक जाते? बेसिकली गुलाम अहमद मीर जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके संज्ञान में, तब तक तो मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं ना की थी। कुछ लोग थे अखनूर में जो उनके संज्ञान में लाते थे, वो भी नहीं चाहते थे अखनूर शम की लड़ाई खत्म हो। हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद बकार रसूल वानी जी प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके पास तो हम पर्सनली, मैं डेपुटेशन लेके गया था कि भाई ये लड़ाई खत्म करो, ये ग्रुपिज्म खत्म करो, ये बला ग्रुप ये क्या है, तारा ग्रुप क्या है, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। सतीश शर्मा जी का भी तो नाम जुड़ता था। सतीश शर्मा जी को बला ग्रुप से जोड़ा जाता है ना, ठीक है ना। तो हम दो बड़े स्टालवर्स लीडर की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि लड़ाई खत्म हो, क्योंकि वो भी डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? टिकटें जो अनाउंस हुई, चाहे शम में हुई, चाहे अखनूर में हुई, हमसे सलाह मशवरा ही नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारों से, मैं हूँ, राशि पवार हैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, और भी लोग हैं, हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। और ताराचंद जी के साथ जब मेरी बात हुई कि सर बताइए आपने लड़ना कहां से है, आपने अखनूर से लड़ना है या आपने शम से लड़ना है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि रितेश जी अगर मैंने शंभ से लड़ना होगा तो हम दरी बिछाएंगे, दरी पे बैठेंगे, जो लोग उस दरी पे बैठे होंगे उनमें से किसी को टिकट दी जाएगी। फिर जी अखनूर से 2 पैनल गए, एक ताराचंद जी ने पैनल बेचा, और एक जिनको ताराचंद जी डुप्लीकेट पैनल बोलते हैं, जो बल्ला ग्रुप है, जिसको लीड कर रहे थे दसकाल के एक्स सरपंच कुलदीप जी, एक उन्होंने पैनल भेजा। उस पैनल में जो अभी हमारे कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं अशोक भगत जी, उनका नाम था। तो ताराचंद जी को जब मैंने पूछा तो बोले वो डुप्लीकेट पैनल है। ताराचंद जी के पैनल में 4 ही नाम थे, ताराचंद जी का खुद, दूसरा के भगत जी का, तीसरा बलवाल के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है कालीदास जी का, और चौथा जो है हमारे यूथ के स्टेट कोऑर्डिनेटर है तरसेम भगत जी का। ताराचंद जी ने यहां से लड़ी नहीं। तरसेम भगत जी युवा है, अभी 30 साल के करीब हैं, तो उनको तो टिकट देना लाजमी नहीं, पार्टी ने भी समझा। कालीदास जी जो थे वो बरवाला कम्युनिटी से आते थे, क्योंकि यहाँ पे भगत कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो कैंडिडेट भगत नहीं होना था। तो किसका नंबर आया जी? के भगत जी। के भगत जी को मैं सालों से जानता हूं, वो छात्र राजनीति से उठे हुए हैं, छात्र राजनीति से। एक भूमि आंदोलन कुछ 15 साल पहले हुआ था। ये के भगत जी जब स्कूल में पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, ये छात्र नेता थे, तब भी भूमि में आंदोलन हुआ था। उस वक्त के जो विधायक थे वो भी स्कूल की जमीन हड़प के वहां पे कोई कम्प्लेक्स टाइप बनाना चाहते थे, के भगत जी ने आंदोलन करके वो भूमि छुड़वाई थी। उसके अलावा नौकरी के दौरान उन्होंने बड़े सारे सोशल वर्क किए, किसी को जेब से तो कुछ किया नहीं, किसी को ट्रैक्टर लोन दिला दिया, किसी विधवा बेचारी को पैसे दिला दिए, किसी बच्ची की शादी है तो सरकार की तरफ से जो स्कीमें होती हैं पैसे दिलवा दिए। और के भगत जी जो हैं बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। लीडर किसी को क्या देता है? भाषण तो होना चाहिए ना उसके पास। के भगत जी के पास भाषण भी था। अल्टीमेटली मुझे वो परफेक्ट लगे, और उनके साथ में 2 महीने घूमा ग्राउंड पे, बड़े बड़े कम लोग जानते हैं। उनकी बलवाल बेल्ट में अच्छी पकड़ है, परगवाल का वोट वैसे ही मिल जाना था ताराचंद जी की वजह से। अखनूर बेल्ट में थोड़ी मेहनत करनी थी। फिर क्या हुआ देखिए, मैं उदाहरण दूंगा, जैसे भाजपा। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर जी। मुझे ये भी सुनने को आया कि के भगत जी ने खुद बोला कि आप अशोक जी को टिकट दे दो, मैं उनकी मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका निर्णय। क्या ऐसा कुछ था? बिल्कुल नहीं जी, मुझे कंप्लीट करने दो। बाकी पार्टियों में कैसे क्या होता है, जैसे भाजपा में होता है, स्पोक्स पर्सन होता है पार्टी का, जो उसने बोल दिया वो उसकी लाइन होती है।
पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए शंभ और अखनूर के, लेकिन हमारे एक सीनियर नेता हैं लाला बंसी जी, वो 3 दिन पहले से अनाउंस उन्होंने कर दिया। अखनूर में AK भगत जी कैंडिडेट हैं और खोड़ में सतीश शर्मा जी हैं जी। और मैंने उनका स्टिंग करवाया था, किसी पत्रकार से नाम नहीं लूंगा, ऑडियो स्टिंग करवाया मैंने ताराचंद जी को, मलाल में जाके सुनवाया। ये देखिए, आप कह रहे हो कैंडिडेट कोई नहीं है, लाला बंसी जी ने तो अनाउंस भी कर दिया AK भगत जी अखनूर से, खोड़ से फलाना बंदा। फिर उसके तीसरे दिन उन्होंने फिर इंटरव्यू दिया राबिया जी को स्टेट समाचार पे, जी अखनूर से AK भगत। और मैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी आप पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो, आप क्यों नहीं बता रहे? मैंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैं अनऑफिशियल बात तो करता नहीं। लाला बंसी जी को पता नहीं, उन्होंने खड़गे जी से फोन पे बात की होगी या KC वेणुगोपाल जी से बात की होगी, मुझे नहीं पता। तो यहां पे 2 गुट, लाला बंसी जी का गुट और एक कुलदीप जी का गुट। लाला बंसी जी और कुलदीप जी से ये पूछिए कि 10 साल, 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए, 2024 10 साल हो गए, आपने कितने लोग अपने साथ जोड़े? आपने गुटबाजी को हवा दे रखी थी। कुलदीप जी किसी कोई नया बंदा पार्टी से जुड़ना चाहता है तो ये ठप्पा लगा देते हैं इनके साथ चला गया तो ठीक है, अगर दूसरी साइड तरफ चला गया तो वो ताराचंद ग्रुप का हो गया। और लाला बंसी जी भी बस वही, मुंह पे तारीफ, पीठ पीछे आलोचना। तो मैंने बड़ी कोशिश की कांग्रेस को एकजुट रखा जाए, और जब मैंडेट अनाउंस किए, हमारे हमसे सलाह नहीं ली गई, अंदर की बड़ी सारी बातें हैं, तो मैंडेट भी गलत अनाउंस हुए, इज्जत नहीं मिली। लाला बंसी जी ने कुछ 20-25 दिन पहले या 1 महीना पहले अखनूर शहर के अंदर मेरी शॉप के बिल्कुल पास कांग्रेस की मीटिंग रखवाई, मुझे नहीं बुलाया, मुझे इनवाइट नहीं किया गया, और मेरी शॉप से 50 मीटर की दूरी पे। मैं स्टेज पे बैठा होता था साथ में, जब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे विरोध में हैं, मैं स्टेज पे बैठना बंद कर दिया, फिर मैं पीछे कुर्सियों पे बैठता था, मैंने भाषण देना बंद कर दिया, मैंने मीटिंगों में जाना बंद कर दिया कि ये लोग ये चाहते ही नहीं इनके साथ कोई नया बंदा जुड़े, तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? अगर पार्टी को आप ऊपर जाके बताओगे, वो सुनते ही नहीं है। इनसे पूछिए ना, इनकी ब्लॉक कमेटीज कहाँ है इनकी पंचायत लेवल की कमेटीज? कुछ नहीं किया। कोई काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने देते। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा चलो ये कमेटीज की शुरुआत करते हैं, सिटी से शुरू करते हैं। सिटी में एक कमेटी तैयार करवाई, वहां से विरोध हो गया, भाई वो कौन होता है, तो दिल टूट गया। अब तो ये था कि अपमान सहने की एक हद होती है, पानी गले तक आया परवाह नहीं की, यहां तक आया परवाह नहीं की, जब नाक के ऊपर हो गया फिर स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे, पहले भी तो लोगों के छोटे मोटे काम करवा देते थे ना। यानी कुछ ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आया हो तो इसलिए ऐसा कुछ निर्णय ले लिया? जी बिल्कुल नहीं, मेरा तो विरोध ही भाजपा की पॉलिसीज को लेकर। लोग कह सकते हैं ना ये बात। नहीं ठीक है, आपका पूछना। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता वो भी कह सकते हैं, कहेंगे, वो कहेंगे, भाजपा वाले भी कहेंगे, लेकिन मुझे भाजपा से कोई ऑफर नहीं आया है। और अब जो भी निर्णय, कुछ ऐसा है कि जैसे कोई आपका जो पसंदीदा नेता था यानी उसको टिकट नहीं मिले, उसकी वजह से आप खफा हो गए? बिल्कुल। देखो, अशोक कुमार भगत जी को मैंडेट मिला है, मेरी अशोक कुमार भगत जी से कोई पर्सनल नहीं है, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, ये बात है। फॉर्म भरने गए, मुझे कॉल तक नहीं किया गया। मेरे पास जो लोग बैठे थे उनको कॉल आए कि फॉर्म भरने जाना है, लेकिन मुझे कॉल नहीं आया। ताराचंद वाली साइड से आया था? नहीं, उनकी साइड से भी नहीं आया था। मेरी तो वो हालत हो गई, वो आपने अगर अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म देखी है ना, कि वो पुलिस स्टेशन में जब जेल में गुंडों के साथ डाला जाता है तो वो कहता है कि आप तो नहीं मान रहे कि मैं डॉन नहीं हूं, लेकिन जो अंदर है उनको पता है मैं डॉन नहीं हूं, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे दूसरी जेल में डालिए। इन्होंने मेरी ये हालत कर दी, ना मेरी एक्सेप्टेंस उधर हुई ना उधर हुई। तो मैं तो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस में आया था, मैं इनसे लड़ने थोड़ी आया था, मैं तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने आया था। कोई भी पार्टी गलत नहीं होती, भाजपा भी गलत नहीं है, कांग्रेस भी गलत नहीं है, पार्टियां चलाने वाले गलत होते हैं। अखनूर और शंभ को जो लोग चला रहे हैं वो गलत हैं, कांग्रेस लीडरशिप को
स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस है मुझे कि कांग्रेस की लीडरशिप बड़ी वीक है। वो शांटा नहीं चलाती, शंटरी नहीं करती। भाजपा में कोई करके तो देखे अनुशासनहीनता, कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। कुलदीप जी, जिनके कैंडिडेट को मैंडेट मिला, वो अखनूर ब्लॉक कमेटी के कांग्रेस के दफ्तर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम बाहरी को नहीं अखनूर में आने देंगे, हम बाहरी को नहीं आने देंगे, अखनूर में मैंडेट नहीं लेने देंगे, यहां से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे लाल सिंह हो, चाहे रमन बल्ला हो, चाहे श्यामलाल शर्मा जी हो या ताराचंद जी हो, जो एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गया या स्पीकर बन गया या डिप्टी सीएम बन गया, वो किसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं रहता, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है। एक बार जो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, पूरा राज्य उसकी विधानसभा होती है, क्योंकि जब वो मिनिस्टर बनता है तो वो अपनी विधानसभा का नहीं बनता, पूरे राज्य का बनता है। तो ताराचंद जी का अगर प्रगवाल कट के अखनूर के साथ आ गया तो ताराचंद जी बाहरी कैसे हुए? फिर उन्होंने दसकाल में वो एक पैलेस है, वहां पे कुलदीप एंड कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की, छोटा सा एक जलसा रखा था, वहां भी पुरजोर विरोध किया। ताराचंद जी बाहर ही हैं, जैसे भाजपा में चल रहा था। और उस मीटिंग में एके भगत जी भी बैठे थे, जो आज कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये भी उस मीटिंग में थे, ये भी विरोध कर रहे थे बाहर ही नहीं आएगा। हालांकि इन्होंने बोला नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ आप बैठे हो अगर बोल रहे हैं तो आपकी भी तो उसमें जैसे ना ताराचंद जी के संज्ञान में ये बातें लाई गई। और वो जिस दरी की आप बात कर रहे थे, उस दरी पे तो एके भगत जी कभी थे ही नहीं। आपने खुद कहा था वो डुप्लीकेट पैनल के हैं। ताराचंद जी के साथ मेरी नाराजगी है, मैं सियासी तौर पे उनको छोड़ रहा हूं, व्यक्तिगत रिश्ते में खराब नहीं करता। मेरी शुभकामनाएं हैं ताराचंद जी के साथ, मेरी शुभकामनाएं हैं सतीश जी के साथ, वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में एंटर हों, युवा है, जीतेंगे तो मुझे लगता है कुछ करेंगे। ताराचंद जी अनुभवी हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं शाम के रुझानों को, पब्लिक रिएक्शंस जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया इस पर छा रहा है, किस ओर जनता है, आपका क्या नजरिया है? मैं शम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर सारे मैं बताता हूं, व्यक्ति तौर पे तो आपकी नजर तो सब जगह जाती है ना। ताराचंद जी के साथ मेरे व्यक्तिगत रिलेशन थे, आगे भी रहेंगे, मैं कांग्रेस में रहूं या ना रहूं। ताराचंद जी जीतेंगे, आगे भी डेवलपमेंट कराएंगे, मुझे विश्वास है, पहले भी कराया है। सतीश जी जीतेंगे तो उनमें कुछ करने का जज्बा है, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि उनके जितने दोस्त हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं। हालांकि सतीश जी और मैं सिर्फ एक ही बार आमने सामने मिले हैं, फोन पे कभी कभार बात हुई, कभी मैं बीमार हो गया तो उन्होंने हालचाल पूछ लिया, या वो बीमार हो गए मैंने हालचाल पूछ लिया। इससे ज्यादा मेरा और उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उम्र है, मेरे दोस्त हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन मेरी उतनी ही सहानुभूति मेरे बड़े भाई राजीव शर्मा जी के साथ भी है, मेरे अखनूर से हैं, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। उतनी ही सहानुभूति मेरी नरेंद्र सिंह बाबू जी के साथ भी है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। चारों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं शम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। वैसे सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है अगर आपकी तरफ से देखा जाए तो? सारे मेरे पसंदीदा है, जो भी जीतेगा वो नहीं जीतेगा, शंभ जीतेगा। ये शंभ की जनता को डिसाइड करना है कि वो किसका साथ देते हैं। मैं वहां कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं यहां भी नहीं करूंगा। एसएसपी मोहनलाल जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है। एके भगत जी एडीसी रिटायर हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, जीतेंगे, मुझे उम्मीद है ये भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन मेरी नाराजगी ये है कि कांग्रेस, अखनूर कांग्रेस में और शंभ कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो ग्रुपिज्म को क्यों खत्म नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, या ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसनी चाहिए पार्टी को, कि आप पार्टी दफ्तर के अंदर बैठ के पार्टी के विरोध में बगावती बयान दे रहे हो। आप तो आप पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है लाला बंसी जी। आप कैसे 3 दिन पहले, अभी तो मैंडेट अनाउंस नहीं हुए, लिस्ट आई नहीं, आप कैसे पहले ही कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हो? कोई डिसिप्लिन नाम की चीज भी होती है या नहीं होती है? रितेश गुप्ता स्पोक्स पर्सन आप है तो कोई कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? अगर रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उनके पास ही वो वहां कोई हिम्मत कर सकता है? कोई हिम्मत कर सकता है कि ऑर्डर निकले नहीं है और कोई भी पार्टी का जिम्मेवार बंदा आके मीडिया में इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती थी इस चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की? क्या ताराचंद जी की, रमन बल्ला जी की? क्योंकि मुझे एक चीज स्पष्ट नहीं हो रही है कि जो ग्रुपिज्म जो चल रहा है, ये कसूर किस चीज का है? ये किन का मतलब एक बनती है लोगों को राय देना जानी, जो उसके पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी हो। रमन बल्ला जी, बड़ा मैं माफी चाहूंगा उनसे,
लेकिन रमन बालाजी की इंटरफेरेंस यहाँ पे रहती थी। रमन बालाजी की शय पे ही ये ग्रुपिज्म को यहाँ बढ़ावा मिला। वो चाहते ही नहीं थे यहाँ पे ग्रुपिज्म खत्म हो। एक ग्रुप उन्होंने क्रिएट कर रखा था। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है यार, आप वहां काम करो, आप इधर क्या देख रहे हो। हर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है कांग्रेस में। यानी ताराचंद जी को डोमिनेट करने ताराचंद के जी लिए हारेंगे तो रमन बालाजी का नंबर आएगा ना। ताराचंद जी हारेंगे तो मूलाराम जी का नंबर आएगा ना डिप्टी सीएम का। अगर 2008 में मूलाराम जी नहीं हारे होते तो ताराचंद जी ने कहां से डिप्टी सीएम बनना था। वो सीनियर थे दलित नेताओं में। हर कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, लोगों का काम कोई नहीं करना चाहता। भाजपा में ऐसा नहीं है। और भाजपा की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उनके संगठन की तारीफ कर रहा हूं। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रितेश गुप्ता पहले भी बोलता था, रितेश गुप्ता आगे भी बोलता रहेगा। रितेश गुप्ता को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। रितेश गुप्ता को लोग जानते हैं कि जब रितेश गुप्ता बोलता है तो कोई तो बात होती है। जो भी आपने बातें बोली ये तो बड़ी दूर तक जाएंगी। जैसे रमन बल्ला जी को आपने कटघरे में खड़ा किया। कहीं भी जाए, मैंने कौन सा करप्शन किया है? मैंने कौन सा करप्शन किया है? मेरे पास कौन सा 2 नंबर का पैसा है? बड़ी सारी बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं कभी भी, ये पहली बार हुआ है कि मैंने व्यक्तिगत टारगेट किए हैं। मैं नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। मेरी सियासत दुख था इसलिए। मेरी सियासत इशू बेस्ड है। मेरी रमन बल्लाजी से भी दरख्वास्त है, कृपया कांग्रेस को आगे बढ़ने दीजिए। अखनूर और शमशेर करण भगत जी जो है काफी टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आऊंगा। राहुल गांधी जी बात करते हैं कि युवाओं को मौका देंगे, तो करण भगत जी जैसे युवा को, जो पिछले 22-23 साल से जिसने जिंदगी दे दी पार्टी को, नंबर आया, टिकट नहीं दी। टिकटें तो भाजपा ने भी बेची, टिकटें कांग्रेस ने भी बेची। भाजपा ने रियासी की बेची, श्री माता वैष्णो देवी की टिकट बेच दी। शाम से तो सतीश शर्मा जी को तो डिजर्व लोग जानते हैं। बलदेव राज जी को तो लोग चाहते ही नहीं। वो दुबे जी एक ही टिकट काटी भाजपा ने, जब लिस्ट वापस ली तो दुबे जी की 80, उनके सर्वे में 80% वोट उनको थे। सांबा में कांग्रेस को, जिसने कांग्रेस की टिकट जिस आदमी को मिली है, उसको कितने लोग जानते हैं? वहां के जो वर्कर्स हैं उन्होंने तो कांग्रेस ऑफिस को ताला लगा दिया। मढ़ में भाजपा ने सुरेंद्र भगत जी को टिकट दी, मोहनलाल क्यास जी का रिजाइन करवा दिया। वो तो आप आजाद लड़ रहे हैं। सुरेंद्र भगत जी को कितने लोग जानते हैं? तो वहां पर भी काफी नाम, 2-3 नाम थे। रमन जी का नाम था। दोनों तरफ पैसों का खेल हुआ है। बाकी ये है कि मैं इन चुनावों को में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, ना ही शम में, ना ही अखनूर में, क्योंकि मेरा किसी के लिए प्रचार करने से मैं किसी के 10 वोट बढ़ा दूं या किसी के 10 वोट घटा दूं, मैं व्यक्तिगत दुश्मनियां नहीं लेना चाहता। मैं इशू बेस्ड सियासत करता हूं, वो मैं आगे करता रहूंगा। फिर से हम एक्टिविज्म की तरफ लौट जाएंगे, वो मेरा फील्ड है। कभी वापस आना हुआ तो आएंगे कांग्रेस में? देखो, मैं अपने, है ना, मेरे ना बड़े सारे शुभचिंतक हैं, मेरे बुद्धिजीवी दोस्त हैं। अब जो निर्णय करेंगे वो करेंगे, उनसे विचार विमर्श होगा। जो वो मुझे सोच रही हैं कि अगर सही चीज हो जाती है कांग्रेस में, ग्रुपिज्म खत्म हो जाता है, चीज को लाइन पर लाया जाता है, कांग्रेस में चीजें दुरुस्त हो जाती हैं, तो कल किसने देखा है? कल सियासत में कुछ भी पॉसिबल है ना। एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। वापसी भी हो सकती है। इससे बेहतर रहता है कि आप रेजिग्नेशन देने से पहले हाईकमान से मिलते। अगर ये नहीं सुनती है जम्मू की, तो और ऊपर जाते, उनको एक दरख्वास्त करते कि ऐसा कुछ हो रहा है। कहीं किसी करण भगत जी जो एससी डिपार्टमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दफ्तर के अंदर बैठते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी ने नहीं सुना, तो मेरे जैसे को किसने सुनना था? वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो एक्सपोज करना हुआ, रमन बल्ला जी को शरेआम बोल रहे हैं कि तो वो तो चलो, वो उनका डोमेन है, वो एक्सपोज करना है या नहीं करना है। मेरे पास भी एक्सपोज करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ब्लैकमेलर नहीं। आप शंभ में जिस प्रकार से टिकटें अनाउंस हुई हैं, ताराचंद जी को लाया गया, वो ओपन हुई थी, लोगों को उम्मीद थी कि वहां पर सतीश शर्मा जी को, इवन की क्लियर था, लेकिन एन वक्त पे जो है रातों रात फैसला बदल जाता है और नाम आ गया। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूं, दोनों सीटें कांग्रेस ने आराम से जीतनी थी, शंभ से भी, अखनूर से भी। ताराचंद जी एक बड़ा नाम है, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, अखनूर से आते आराम से जीतते। पर यहाँ पर मोहनलाल भगत जी को काफी समर्थन, भाजपा ने टिकट अनाउंस की, उसके अगले दिन भी टिकट कांग्रेस की अनाउंस हो जाती, या उसके एक दिन पहले भी हो जाती। अब तो ऐसा हुआ कि बाराती जो है, लड़की पक्ष वाले, वो पूरी रात वेट करते रहे, कुर्सियों पे बैठे रहे, वेट करते रहे, बारात अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। सारे लोग बिना खाना खाए चले गए, और जब बारात पहुंची कुर्सियां खाली थी। ये हाल हो गया है।
अभी भी है, आपने अभी भी है। क्लियर मैसेज दे दिया कि कांग्रेस दोनों सीट हार जाएगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं टारगेट तो वहीं पर है। मैं अखनूर के लिए कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, 12 13 14 दिन है। कांग्रेस के लोग एक साथ हो जाएं, मेहनत करें। कैंडिडेट के पास पैसे आए हैं, कैंडिडेट के पास पैसे आए हैं, वो कैसे खाने हैं, किस तरीके से खाने हैं, उस पर नजर रखें, दिल से कैंडिडेट की मदद करें। लोग चाहते हैं कांग्रेस को वोट डालना, लेकिन अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी उन तक। जहां तक शंभ की बात है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ताराचंद जी के साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते थे, वो आगे भी रहेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, सतीश जी अगर चुनाव जीत गए तो उनमें कुछ करने का जज्बा है। राजीव जी विधायक बन चुके हैं, उनको अनुभव हो गया है। मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूं कि 3 सवा 3 साल का टाइम उनको मिला था अखनूर में काम करने का, तो टेन्योर तो उनको 6 साल का पूरा मिलता तो फिर मैं उनको खारिज करता। 3 सवा 3 साल के टाइम पीरियड पे, उसके बिना पे, वो भी पीडीपी की एक तरफ से ब्लैकमेलिंग हो रही थी, मैं राजीव जी को खारिज नहीं कर सकता। हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं है, तो राजीव जी भी मुझे लगता है अच्छे विधायक साबित होंगे। और नरेंद्र सिंह बाबू जो हैं पुराने समाज सेवी हैं, वो भी अगर जीत जाते हैं तो वो पहले भी समाज सेवा कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छे विधायक साबित होंगे। तो शम में मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। अखनूर में पुराने नेताओं को आईना दिखाया जाए, भैया पार्टी के लिए काम करो, जो कोई एंटर होता है उसको सम्मान दो, अपमान मत करो, उसका अपमानित मत करो जी। उसने पार्टी में जगह बनाई, अपने दम पे बनाई, वो बड़ा था आगे, अपने दम पे बड़ा था। आप क्यों नहीं बढ़े? अगर वो 4 लाख लोग जोड़ने की कोशिश कर रहा था, ठप्पे क्यों लगा देते हो? तो मैं लोगों से भी ये कहूंगा कि कांग्रेस अखनूर में ज्वाइन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि यहाँ पे आपको ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ता है। रितेश गुप्ता ने कभी किसी के दब के काम नहीं किया, वो ताराचंद जी हो या रमन बालाजी हो या कोई हो। बाकी हम सेवा करते थे, 6 साल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कोई मेरे पास समस्या लेके आएगा, मेरे बस में होगा, मैं जरूर हल करूंगा। और किसी को एक्सपोज करना हो तो बीच चौक में करूंगा, जैसे पहले करता था। नहीं, एक चीज जैसे कि पहले आपने कहा था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ना तो मैं बीजेपी का ना मैं कांग्रेस, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपके विचार वहां पर नहीं मिले, अभी चंद समय में ही आपने तुरंत फैसला बदला, आपने रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब क्या लगता है, कोई ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपकी कुछ राय थी जो आपको खरी नहीं लगी कांग्रेस पार्टी को, इसलिए ये फैसला हुआ है? नहीं, बात ये है कि मैंडेट दे रहे हो आप, और जो अखनूर के अंदर आपके ओहदेदार बैठे हैं, आप उनसे सलाह मशवरा नहीं करते। यहाँ तो मैं आपको इग्नोरिंग जो इग्नोर किया तो मैं ताराचंद जी से खफा हूं ना। मैंने उनको प्रूफ दिए, मैंने उनसे पर्सनल बातें की। ये तो पक्की बात है, दोनों टिकटें ताराचंद जी के साथ की वजह से ही हुई हैं, अखनूर की भी, खोड़ की भी, क्योंकि ये उनका गढ़ है, वो बड़े नेता हैं। लेकिन आखिरी तक ताराचंद जी ने हमें अंधेरे में रखा, उसके लिए मैं खफा हूं। मैं कोई एक्टिविटी, मैं आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वहीं पे हैं, वहीं पे हैं। ये भारत माता की जय, ये राष्ट्रवाद, इन बातों से स्मार्ट मीटर्स के मुद्दे हल नहीं हो जाएंगे, इन बातों से हमारी स्टेटहुड वापस नहीं आ जाएगी। आपने 370 तोड़ी, बताइए जम्मू को क्या दिया उसके बदले? ठीक है, पत्थरबाजी रुक गई, लेकिन यहां पे पिछले 45 सालों में जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी आज है। वाइन शॉप्स आपने खुलवा दी, खनन माफिया को आपने एक्टिव कर दिया। आज घर नहीं बना सकते, जो रेत बजरी की ट्राली 700-800 रुपए की थी, आज 4000-4500 की है, वो भी ब्लैक में है। एक गरीब ट्राली वाला अगर किसी तरह से कोई रेत बजरी ढो रहा होता है, उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है, 60-70 हजार, 40-50 हजार जुर्माना है। ये चीजें हैं, ये एलजी प्रशासन कर रहा है, मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, भाजपा के लोगों को भी नहीं मान रही एलजी प्रशासन। लेकिन अब इनको याद आ रहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम स्मार्ट मीटर्स उखाड़ के फेंक देंगे। मुझे ये बताइए, चुनाव से पहले आपने कब ये लाइन बोली कि हम स्मार्ट मीटर्स उखाड़ के फेंक देंगे? आप तब डिफेंड करते थे, नहीं नहीं स्मार्ट मीटर से क्या हुआ, ये लोगों का ऐसे ही है, भूल भुलैया है, सेम रीडिंग आ रही है, वैसे ही आ रही है। जिसका 500 बिल आता था आज 5000 पहुंच गया, 800 बिल आ रहा है 6000 पहुंच गया, 1500 बिल आता था
मेरा 8500 रुपये बिल आया पिछले महीने, 1500-1600 आता था। तो बड़ी सारी बातें हैं। मैं लोगों के लिए गया बिजली दफ्तर, मैंने लोगों की लाइनें, बिजली की लाइनें जुड़वाई, लोगों के बिल माफ करवाए, बड़ा कुछ किया। लेकिन नाई अपने बाल नहीं ना काट सकता, मैं अपने लिए नहीं किया। बड़ा कुछ किया, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये है कि मेरा सियासत, एक्टिव पॉलिटिक्स में जो अनुभव है बड़ा कड़वा रहा। यहाँ पे लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, टांग खींचने वाले पहले तैयार रहते हैं। पहले वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन टांग खींचने वालों को पीछे करो, पार्टियां आगे चली जाएंगी। नहीं रितेश जी, ऐसा भी हो सकता था कि एक ऐसे वक्त पे कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ना यहाँ शायद आपकी काफी जरूरत थी। ये फैसला आप चुनाव के बाद भी ले सकता कि कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान ना हो। इसी के बीच में अभी इलेक्शन का टाइम, थोड़े दिन ही रहे हैं, उसी के बीच में आपने दामन छोड़ दिया। जरूरत नहीं है ना मेरी। जो फॉर्म, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मुझे भी कोई फोन आएगा, यार फॉर्म भरने जाएंगे, मैं भी साथ में हूँगा, मैं भी उस गाड़ी पे हूँगा, चाहे कैंडिडेट के पीछे ही रहूँ, बराबर ना रहूँ। लेकिन ताराचंद जी ने, मैं बोल रहा था बार बार, जिस दिन अशोक भगत जी को मैंडेट मिलेगा, कुलदीप जी उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। मैं कुलदीप सरपंच जी की बात कर रहा हूँ, 10 साल के। ये कह रहे थे कि वो नहीं वो पीछे हैं, वो साइड पे हैं। मैंने कहा वो उनको अंडरग्राउंड हो रखे हैं, वो पीछे हैं। लेकिन जिस दिन मैंडेट अनाउंस होगा, जब फॉर्म भरने जाएंगे, कुलदीप जी अशोक भगत जी के साथ खड़े होंगे। क्या ऐसा हुआ? वीडियोज हैं आपके पास, वो थे खड़े या नहीं खड़े थे? यानी प्रूफ मिल गए? मैं रितेश लगता है कि ताराचंद जी को संदेह था इसके ऊपर, वो भी क्लियर नहीं था। ताराचंद जी के ऊपर मुझे हंसी आ रही है। आप कहते हो मुझे राजनीति करते हो 42 साल हो गए, जब आपको बताया जा रहा है कि यही वो लोग हैं जो आपको बाहर ही कहते थे, आपका विरोध करते थे, आपने उनके ही उम्मीदवार को मैंडेट दे दिया। खैर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एके जी के साथ, एके भगत जी के साथ मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं है, परमात्मा करे वो जीत जाए। लेकिन मैं इस चुनाव में कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा। चुनाव खत्म हो जाएंगे, 8 तारीख के बाद हम फिर लोगों के बीच में आ जाएंगे, चाहे भाजपा का उम्मीदवार जीते चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार जीते। लेकिन मुद्दे लोगों के हम पहले भी हल करते थे, आगे भी करते। समझ लीजिए, लोगों के काम करने का मजा आता है। जब मैंने आज से 6 साल पहले मैं आया ना एक्टिविज्म में, लोग डरते थे। मेरे बाद में बहुत लोग आए, बहुत शुक्र है कि वो लोग आए, मेरा बोझ थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन मेरा एक्टिव सियासत में, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के बाद जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा। दिल टूटा हुआ है। आप उनको देते, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में तो लेते। हमें अंधेरे में रख के चोरों की तरह मैंडेट, मतलब 1947 से लेके अब तक, ये मेरे ख्याल में ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे मैंडेट अनाउंस हो रहा है। ऐसे क्या चुनाव लड़े जाते हैं संदीप जी? ऐसा नहीं होता। जो वर्कर आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, कम से कम उसको तो अंधेरे में मत रखिए। तो इसलिए हमने अलविदा कह दिया, आपको हमारी जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, जो चला रहे थे पार्टी पहले जैसे चला रहे थे, चलाने दो। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारी बातें रितेश जी ने स्पष्ट की हैं। कांग्रेस के अंदर अखनूर और शंभ में ग्रुपिज्म चलता है। बात कर रहे हैं जो इनके अंदर दुख है, निराशा है, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं मेरा दिल टूटा है कि मुझे इग्नोर किया गया। अब मीटिंग्स करते हैं, उनको बुलाते नहीं है, वो आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मीडिया प्रभारी हैं, तो उनसे चीजें छुपाना कहीं ना कहीं ये शर्मसार है सबके लिए। तो आम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, अपने रिएक्शंस, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके ऊपर हर पार्टी जो है मैनिफेस्टो जो है वो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस मैनिफेस्टो के आधार पर वो चुनाव लड़ रही हैं। उसके ऊपर काम होगा नहीं होगा, वो जब जीत के आएगी जो पार्टी, वो तब की तब देखेंगे। फिलहाल एलजी प्रशासन के पास पूरे के पूरे प्रावधान है, उनके पास पूरे पावर्स हैं, एलजी को दी हुई हैं। उसके बाद देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है और किस प्रकार से जो उन्होंने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स दिए हैं, वो जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का भला करने के लिए, वो कर पाते हैं कि नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत में राय जरूर रखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।